नमस्कार। अब अपन आगे बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण। देखो, उपसहसंयोजक यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होमोलेप्टिक और नंबर दूसरा है हेटेरोलेप्टिक। देखो, ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का आधार है लिगेंड के आधार पर। लिगेंड के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक दो प्रकार से किया गया है। पहला, अगर अपन होमोलेप्टिक की बात करें तो देखो वही एक एग्जांपल K4FeCl6। देखो, अगर इस एग्जांपल में अगर अपन बात करें तो साइनाइड के 6 लिगेंड है, लेकिन जो 6 लिगेंड है वो एक ही प्रकार के लिगेंड है। होमो का मतलब होता है समान, होमो शब्द का मतलब होता है समान। तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक लिगेंड उपस्थित हो, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक लिगेंड। देखो यहाँ पर लिगेंडों की संख्या तो 6 है, लेकिन सारे के सारे लिगेंड हैं क्या? साइनाइड ही। तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके समन्वय मंडल में दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक उपसहसंयोजक यौगिक। दूसरी बात करेंगे अपन हेटेरोलेप्टिक की। तो देखो, हेटेरोलेप्टिक के लिए एग्जांपल है CuNH3 की होल ट्वाइस Cl Br और SO4। देखो, इसमें अभी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि Cu केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके बाद NH3 है, तो NH3 भी एक लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है और Br भी यहाँ पर क्या है? लिगेंड है। जबकि SO4 यहाँ पर ये क्या है? आपका आयनिक मंडल है। पिछली वीडियो में अपन ने ये देखा था कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशीज लिखी हुई होती है उसे अपन समन्वय मंडल बोलते हैं। समन्वय मंडल में जो धातु होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाली स्पीशीज, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाली जो भी स्पीशीज होती है उन्हें अपन क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। मतलब ये तीनों हैं अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। जैसे यहाँ पर अमोनिया अलग प्रकार का लिगेंड है, हालांकि अमोनिया की संख्या यहाँ पर 2 है, क्लोरीन एक ही लिगेंड है और Br। लेकिन इस पूरे के पूरे उपसहसंयोजक यौगिक में लिगेंडों की संख्या कितनी प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। देखो, लिगेंडों की संख्या 4 है, 2 यहाँ से 3 और ये 4, टोटल लिगेंड तो 4 है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए, एक अमोनिया, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। लेकिन इसके अंदर बात करें तो इसमें लिगेंडों की संख्या तो 6 है, लेकिन सारे के सारे लिगेंड क्या है? एक ही प्रकार के। तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके समन्वय मंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक। और ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके समन्वय मंडल में एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक। तो ये पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक के एक उदाहरण दीजिए और उपसहसंयोजक यौगिकों को लिगेंडों के आधार पर पृथक्करण कीजिए। तो ये तो बात थी उपसहसंयोजक यौगिकों का लिगेंड के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, अगर अपन बात करें तो समन्वय मंडल पर आवेश के आधार पर। देखो, समन्वय मंडल पर आवेश के आधार पर भी उन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक धनात्मक समन्वय मंडल, दूसरा है ऋणात्मक समन्वय मंडल। देखो, धनात्मक और ऋणात्मक समन्वय मंडल की बात करें तो धनात्मक समन्वय मंडल के लिए अगर अपन बात एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे AgNH3 की होल ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर है Cl। तो यहाँ पर ये हुआ आपका समन्वय मंडल और ये क्या हो गया? क्लोरीन। अब देखो, मुझे कैसे पता चला कि ये धनात्मक समन्वय मंडल वाला यौगिक है? देखो, पता क्या चलता है कि अगर समन्वय मंडल पहले लिखा हुआ है, जैसे ये पूरा का पूरा उपसहसंयोजक यौगिक है, लेकिन इसमें समन्वय मंडल को पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन जैसे कोई भी लवण लिखते हैं, जैसे NaCl लिखते हैं,
कैसे पता चलता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा? ये सीधा सीधा नियम है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसी को अपन पहले लिखते हैं। कभी भी Cl Na लिखा हुआ नहीं मिलेगा, Cl Na थोड़ी लिखा हुआ मिलता है, NaCl लिखा हुआ मिलता है। मतलब धनात्मक स्पीशीज को पहले लिखते हैं और ऋणात्मक स्पीशीज को बाद में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो समन्वय मंडल है इस पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज है कितना? वो इस क्लोरीन के ऊपर उपस्थित नेगेटिव चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। देखो दोबारा समझना इस बात को, समन्वय मंडल धनात्मक स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि समन्वय मंडल को उपसर्ग संयोजक यौगिक में पहले लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है ये डिपेंड करेगा इस क्लोरीन के ऊपर उपस्थित ऋणात्मक आवेश के आधार पर। क्लोरीन हेलोजन है, 17वें वर्ग के तत्व है, तो 17वें वर्ग वाले तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था होती है -1। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़ते हैं तो ये टूटेगा कैसे? AgNH3 प्लस का 1 और प्लस Cl-। देखो क्लोरीन पर -1 चार्ज है, और जब क्लोरीन पर -1 चार्ज है तभी तो इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज है, और जब ये -1 और इसका +1 ये दोनों जब आपस में संयुक्त होंगे तो ये एक उदासीन उपसय संयोजक यौगिक का निर्माण करेंगे। तो ये तो हो गया आपका धनात्मक समन्वय मंडल युक्त उपसय संयोजक यौगिक। दोबारा समझना, वे उपसय संयोजक यौगिक जिनमें समन्वय मंडल को पहले लिखा हुआ रहता है अर्थात समन्वय मंडल के ऊपर धनात्मक आवेश होता है। अब ये धनात्मक आवेश किस पर डिपेंड करेगा? ये धनात्मक आवेश निर्भर करेगा यहाँ पर उपस्थित ऋणात्मक आवेशित आयनिक मंडल के आवेश पर। दूसरी बात करें अपन ऋणात्मक समन्वय मंडल की, तो देखो ऋणात्मक समन्वय मंडल का भी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका तो यही एग्जाम्पल हो जाएगा K4FeCN6। अब देखो इसमें क्या पता चल रहा है? K4 आयनिक मंडल पहले आ रहा है, पोटेशियम प्रथम वर्ग की धातु है, तो पोटेशियम के ऊपर तो प्लस का 1 चार्ज आएगा। जैसे ही मैं इसे तोड़ता हूँ तो पोटेशियम पर प्लस का 1 चार्ज। ये तो देखो आपको आवेश को याद करना पड़ेगा, क्योंकि S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले तत्वों के तो आवेश निर्धारित होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें 11th क्लास की है कि पोटेशियम पर प्लस का 1 चार्ज। अब देखो समन्वय मंडल पर चार्ज कितना है? समन्वय मंडल पर चार्ज डिपेंड करेगा इसके आधार पर। देखो पोटेशियम के ऊपर नीचे की तरफ चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आवेश किसका है? ये इस पूरे के पूरे समन्वय मंडल पर आवेश है। तो प्लस में यहाँ पर लिखेंगे अपन FeCN6 माइनस का 4, पोटेशियम के ऊपर प्लस का 1 और इस पूरे के पूरे समन्वय मंडल पर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज। अब आपको जैसे मान लो वापस इनको संयुक्त करना है, तो माइनस वाले तो 4 है, एक समन्वय मंडल है जिस पर अकेले पर माइनस का 4 है, और अगर आपको दोनों का आवेश बराबर बराबर करना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? 4 गुना कर दो। इसका प्लस का 1 है, इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो K4FeCN6 वापस 1 हो जाएगा। तो दूसरा कौन सा हो गया? समन्वय मंडल के आधार पर धनात्मक समन्वय मंडल और ऋणात्मक समन्वय मंडल। तीसरा अगर बात करें तो उदासीन समन्वय मंडल। उदासीन समन्वय मंडल, देखो जो भी कार्बोनिल लिगेंड होते हैं जैसे NiCO4 FeCO5, अब इसमें क्या है? ये एक समन्वय मंडल युक्त उपसय संयोजक यौगिक है। इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल युक्त यौगिक है। ये एक ऐसा लिगेंड है जो एक उदासीन लिगेंड है। अब जब CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो Ni के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, तो इस पूरे के पूरे समन्वय मंडल मतलब ये समन्वय मंडल ना तो उदासीन है क्योंकि इसके बाहर की तरफ इधर भी कोई स्पेसीज नहीं है और इसके इधर भी कोई स्पेसीज नहीं है। जब इधर भी कोई स्पेसीज नहीं आ रही और इधर भी कोई परमाणु या आयन नहीं आ रहा हो तो इसके अब अपन इसको ना तो धनात्मक बोल सकते नहीं ऋणात्मक बोल सकते। देखो मान लो अगर इसके ऊपर K4 अगर इधर आता, मान लेते हैं एक बार कि अगर K4 इधर आता इसका मतलब समन्वय मंडल ऑटोमेटिक क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अगर इसी के इस तरफ अगर SO4 -2 आता या SO4 ही आता तो अपन इसके सापेक्ष ये जो समन्वय मंडल है ये पहले आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता? पॉजिटिव चार्ज होता। लेकिन ना तो मतलब ऐसे उपसय संयोजक यौगिक जिनमें आयनिक मंडल उपस्थित ही नहीं होता हो, समन्वय मंडल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही कोई आयनिक उपस्थिति नहीं हो, आयनिक मंडल उपस्थिति नहीं हो, तो इस प्रकार के उपसय संयोजक यौगिकों को अपन क्या बोलेंगे? उदासीन समन्वय मंडल युक्त
उपसहसंयोजक यौगिक। सेम एग्जांपल ये है FeCO5, इसके अंदर भी क्या होगा, Fe केंद्रीय धातु परमाणु है तो CO क्या है, लिगेंड। तो इस एग्जांपल में ना तो इस तरफ कोई आयनिक बंडल लिखा जा रहा है और ना ही इस तरफ कोई आयनिक बंडल लिखा जा रहा है। तो इस आधार पर ये क्या हो गया, बिल्कुल इस समन्वय मंडल के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आता है। तो ये हो गया आपके उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण। अब देखो इसके साथ ये तो थोड़ी बात करेंगे लुईस अम्ल और लुईस क्षार की। देखो लुईस अम्ल और लुईस क्षार की अगर बात करें तो देखो एग्जांपल में क्या है, K4FeCN6 लिया आपने। देखो उपसहसंयोजक बंध के लिए विशेष शर्त क्या होती है, उपसहसंयोजक बंध केवल और केवल वे धनायन, ऋणायन या उदासीन स्पीशीज बना सकती है जिनके पास में क्या उपस्थित हो, लोन पेयर उपस्थित हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मतलब क्या उपस्थित हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, जैसे यहाँ पर Cn- की बात करें, Cn के ऊपर अगर एक लोन पेयर उपस्थित है या Cn अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह व्यवहार कर रहा है, तो Cn तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कौन व्यवहार करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पर होगा क्या, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर अपन चेक करें कि Cn यहाँ पर जो लिगेंड है ये एसिड है या बेस है, या केंद्रीय धातु परमाणु ये यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है या लुईस बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसके लिए अपन को क्या पता करना है, देखो सीधी सी लुईस अम्ल और लुईस क्षार के लिए केवल एक ही चीज याद रखो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता है तो वे सारे के सारे लुईस क्षार होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन दाता कौन से होंगे, जिसके पास में अष्टक पूर्ण होने के बाद में लोन पेयर उपस्थित हो, या जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हो, लोन पेयर उपस्थित हो और लोन पेयर दान कर रहे हो, तो वो सारे क्या होंगे, लुईस क्षार होंगे। जैसे H2O की बात करें, देखो H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन परमाणु। अगर अष्टक नियम की बात करें तो देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 अष्टक तो पूर्ण है, और अष्टक पूर्ण होने के बाद में इसके पास में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब H2O आपका क्या होगा, लुईस क्षार हो गया। इसी प्रकार अगर NH3 की बात करें तो देखो NH3 में भी नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर उपस्थित होता है, तो इसका भी देखो 2, 2, 4 और 2, 6 और इसके साथ ही 2, 8, मतलब नाइट्रोजन का भी यहाँ पर अष्टक पूर्ण हो रहा है। और अष्टक पूर्ण होने के बाद में ऑक्सीजन के पास में तो 2 लोन पेयर थे, लेकिन नाइट्रोजन के पास में कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करेगा, मतलब ये भी आपका क्या हो सकता है, लुईस क्षार हो सकता है। इसके अलावा OH- है, Cn- है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, लुईस क्षार होंगे। मतलब ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिल या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है जो किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके लुईस क्षार कहलाएंगे। ये तो हो गई लुईस क्षार की बात। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखो इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन सा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है आपका ये लिगेंड। Cn दान करेगा इलेक्ट्रॉन, किसको दान करेगा, Fe को दान करेगा। तो लिगेंड सदैव उपसहसंयोजक यौगिकों में जो भी लिगेंड होते हैं वो आपके सारे के सारे क्या होंगे, लुईस क्षार होंगे। ये चीज विशेष ध्यान रखने योग्य है। उपसहसंयोजक यौगिकों में जो भी लिगेंड होंगे वे सदैव लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार ऋणात्मक, उदासीन और धनात्मक स्पीशीज भी हो सकती है। जैसे अपन KLF3 की बात करें एक बार, चलो आगे करते हैं एक बार। इसके साथ देखो ये तो हो गई लुईस क्षार की बात। अब अपन लुईस अम्ल की बात करें। देखो आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा है कि जितनी भी धातुएं होती है वे इलेक्ट्रॉन दान करती है।
लेकिन अगर अपन यहाँ पर उपसैसिव यौगिकों की बात करें, धातु में इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाती है, ये आपने सबने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो देखो Cn इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, लेकिन ग्रहण कौन कर रहा है? ग्रहण यहाँ पर कर रहा है ये डी ब्लॉक वाला तत्व आयरन। और अपन ने क्या पढ़ाया कि धातुएं जितनी भी होती है वो इलेक्ट्रॉन दान करती है, लेकिन उपसैसिव यौगिकों में ये विशेष चीज है कि यहाँ पर जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो यहाँ पर जो आयरन है ये आपका क्या होगा? लुईस अम्ल होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात ये हुई कि वे स्पेसीज, वे धातु आयन जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वे सदैव क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं वे सदैव क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। ये तो हो गई लुईस अम्ल और लुईस क्षार की बात। अब देखो अपन को क्या ज्ञात करना है? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना है। देखो जैसे ये मान लो ये उपसैसिव यौगिक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो स्पेसीज है जिसे हम समन्वय मंडल बोलेंगे, और इस समन्वय मंडल में ये है केंद्रीय धातु परमाणु और ये है लिगेंड, और ये आपका क्या हो गया? समन्वय मंडल के बाहर वाला आयनिक मंडल हो गया। ये चीजें तो अपन ने पहले पढ़ चुके। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पर साधारण लिगेंडों के बारे में जानकारी दी आपको। देखो लिगेंड इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक बार कुछ सिंपल लिगेंड लिए हैं। जैसे Ag- है तो इसे अपन फ्लोरो बोलते हैं जनरली, लेकिन उपसैसिव यौगिकों के नामकरण में इन्हें फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो इस प्रकार भी बोला जाता है। और सबके ऊपर आवेश कितना रहेगा? -1 रहेगा। इसी प्रकार OH, इसे अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो, -1 ऑक्सीकरण अवस्था। SO4 -2 को सल्फेटो, वैसे सल्फेट होता है देखो। OH- को साधारणतः बोला जाता है हाइड्रोक्सी, लेकिन उपसैसिव यौगिकों में जब लिगेंड की भूमिका निभाएगा ये, उस वक्त इसे क्या बोलेंगे? अपन हाइड्रोक्सो बोलेंगे। SO4 -2 को सल्फेट बोलते हैं साधारणतया, लेकिन ऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सल्फेटो बोलेंगे। H2O इसे अपन बोलेंगे एक्वा, NH3 को एमीन। और ये दोनों क्या है? उदासीन लिगेंड है। इसके साथ ही CO और NO, CO को कार्बोनिल बोलेंगे और NO को नाइट्रोसिल, और इन दोनों पर भी कोई आवेश नहीं है तो ये भी उदासीन लिगेंड हो जाएगी। अब देखो अपन बात करेंगे कि इनमें से केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये चीज चेक करो। देखो यहाँ पर अगर इसे एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन के 3 क्लोरीन परमाणु है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन इसको तोड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा देखना, एक बार तोड़ेंगे तो Cr NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस एक कंपाउंड तो ये बन गया। क्योंकि आपको आयनन के दौरान मैंने बताया था कि एक समन्वय मंडल अलग हो जाएगा और आयनिक मंडल अलग हो जाएगा, लेकिन समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आपस में कभी भी टूटते नहीं। एक तो ये बन गया। और ये Cl3 जो लिखा हुआ है, ये 3 किसकी ऑक्सीकरण अवस्था है? समन्वय मंडल की ऑक्सीकरण अवस्था +3। देखो +3 क्यों लिखा, -3 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि समन्वय मंडल पहले आया है, तो पहले आया उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी? +3। साथ में क्या हो गया? क्लोरीन का माइनस। अब देखो अपन को याद क्या करनी है? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को अपन क्या मान लेते हैं? X+। अब NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था चेक करो। देखो NH3 लिगेंड है यहाँ पे, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख लो आप 0 इंटू है कितने? ये 3 है। 0 इंटू 3 प्लस H2O की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, एक्वा, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था है, आवेश कितना है? 0। तो यहाँ पे भी 0 इंटू 3, और पूरे के पूरे समन्वय मंडल पर आवेश कितना है? यहाँ पर +3। अब देखो क्लोरीन से अपन को कोई काम नहीं है, अपन को इतनी सी जो स्पेसीज है इसमें से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से गुणा हो रहा है मतलब 0, x + 0 प्लस 0 से गुणा ये भी 0 बराबर कितना हो गया? +3। मतलब यहाँ पर आपकी क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? Cr+3। क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थित है। आगे अगर इस एग्जांपल की बात करें, सेम वही एग्जांपल, जैसे Pt NH3 की होल 5 Cl और Br3, इसको भी अगर अपन तोड़ते हैं तो ये टूटेगा कैसे? Pt NH3
होल 5 Cl और Br3 है तो इसका भी ऑक्सीजन अवस्था +3 प्लस Br माइनस। अब प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था X प्लस 5 × 0 प्लस क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पर कितनी है -1। तो ये क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था पर मिलेगी -1 बराबर में कितना चार्ज आएगा इसका प्लस का 3। इससे तो कोई काम ही नहीं है, इसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो ये प्लस का 3 हो गया। अक्स 5 × 0 0 हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ये प्लस माइनस का 1 बराबर प्लस का 3। अक्स बराबर कितना हो गया, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 3 और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 4। मतलब यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई प्लस का 4। Na2NiCl4 की बात करें तो इस कंपाउंड को अगर अपन तोड़ते हैं तो ये टूटेगा Na+। ध्यान रहे धातु परमाणु, क्योंकि इस समन्वय मंडल के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। और ये जो 1 है यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ये किसकी ऑक्सीजन अवस्था है, सोडियम की। और ये सोडियम के नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये किसकी ऑक्सीजन अवस्था है, ये इस समन्वय मंडल की ऑक्सीजन अवस्था है। प्लस समन्वय मंडल क्या हो गया आपका NiCl4 और ये सोडियम के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा -2। देखो कैसे पता चला समन्वय मंडल पर -2 है, क्योंकि समन्वय मंडल अगर पहले लिखा होता है इसकी बात तो समन्वय मंडल पर प्लस का चार्ज और समन्वय मंडल आयनिक मंडल के बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर से चार्ज आएगा -2। अब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा हो गया, ये निकल है। तो निकल की अपन क्या मानते हैं ऑक्सीजन अवस्था X प्लस क्लोरीन 4 है तो 4 लिख दिया इंटू 1 क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पर कितनी है -1 बराबर -2। तो 4 इंटू -1 कितना हो गया X, ये हो गया आपका -4 बराबर -2। X बराबर कितना हो गया -2 + 4 बराबर +2। इनमें एक चीज आप ध्यान करना, मतलब यहाँ पर निकल कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में है, निकल यहाँ पर है +2। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था सदैव धनात्मक ही आनी है। जैसे यहाँ पर +3 आई है, यहाँ पर +4 आई है और यहाँ पर +2 आई है। अगर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन की है वो गलत की है। अब अगर कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें समन्वय मंडल पर कोई चार्ज नहीं हो, मतलब समन्वय ये उदासीन समन्वय मंडल युक्त यौगिकों का एक एग्जांपल हो गया, और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु ये Fe हो गया, तो इस Fe की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं X प्लस CO5 है, तो CO एक CO के ऊपर आवेश होता है 0, तो 5 को कितना हो जाएगा 5 × 0 बराबर भी क्या हो गया ये 0। तो X + 0 बराबर 0, तो X मतलब 0। यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ रही है 0। आयरन की ऑक्सीजन अवस्था 0 हो सकती है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था या तो मिलेगी आपको क्या धनात्मक मिलेगी, या ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकती है 0 मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो +3 +4 +2 और 0। लेकिन कभी भी ऑक्सीजन अवस्था नेगेटिव में नहीं मिलेगी, धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगी। इसकी बात करें तो देखो प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पर, चलो इसको भी पहले आयनों में तोड़ते हैं। तो Pt NH3 की वोल्टवाइज Cl2 प्लस Cl माइनस। अब देखो Cl2 लिखा हुआ है, मतलब इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है +2। ये जो 2 लिखा हुआ है ये समन्वय मंडल की ऑक्सीजन अवस्था होगी। प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था X प्लस 2 × 0 और ये 2 × -1। देखो 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था होती है -1, तो 2 × -1 बराबर इस पूरे का चार्ज कितना हो गया +2। X 2 × 0 0 हो गया और 2 -1, तो ये क्या हो गया आपका -2 बराबर +2। और ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा X बराबर -2 इधर जाते ही +2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया +4। मतलब यहाँ पर प्लेटिनम अपनी कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में +4 ऑक्सीजन अवस्था में। और
अब एक अंतिम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एक विशेष प्रकार का एग्जाम्पल है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही समन्वय मंडल है। ये कोई दो अलग अलग एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही उपसर्ग यौगिक है जिसमें धनायन भी समन्वय मंडल में उपस्थित है और ऋणायन भी समन्वय मंडल में उपस्थित है। अब धनायन और ऋणायन का आपको कैसे पता चला? जो पहले लिखा है वो धनायन है और बाद में लिखा है वो ऋणायन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो समन्वय मंडल है, मतलब दो ही केंद्रीय धातु परमाणु होंगे। एक ये भी केंद्रीय धातु परमाणु है और ये भी यहाँ पर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो इन दोनों को अपन क्या मान लेंगे? 2x प्लस, अब देखो NH3 की लो, NH3 यहाँ पर क्या है? 0 ऑक्सीजन अवस्था है, तो एक की 0 है तो 2 × 0 हो जाएगा, प्लस ये अपन ने इसको 2x में काउंट कर ही लिया। CN की ऑक्सीजन अवस्था होती है, इसमें लिगेंड को लिया नहीं है। CN की भी आवेश होता है -1, तो ये हो गया आपका 2 × -1 बराबर, अब इनके ऊपर कोई आवेश नहीं दिया हुआ, बराबर में अपन ने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ये क्या हो गया? 2x, ये 0 हो गया, 2 × 0 0, और ये 2 माइनस का 1 से गुणा कर रहा है तो -2 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 2, -2 उधर जाते प्लस का 2 हो गया। x यहाँ पे 2x बराबर प्लस का 2, तो x बराबर 2/2 बराबर प्लस का 1, मतलब यहाँ पर ये वाला एक ही है, ये भी +1 ऑक्सीजन अवस्था में है और ये वाला एक भी +1 ऑक्सीजन अवस्था में है। तो ये बात थी इन यौगिकों की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करने की। बाकी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में।